हम लोग जो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, पलायन। ठीक है, रूरल अर्बन इसका मतलब देखिए, इसको अर्बन रूरल नहीं कर सकते। ठीक, ये दो वर्ड्स एज सच नहीं है, इनका ऑर्डर भी समझना जरूरी है। रूरल अर्बन माइग्रेशन का मतलब है कि रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों की तरफ को पलायन हो रहा है। ठीक है, इट इज लाइक दिस, ऐसा है ये। ठीक है, रूरल से अर्बन, इसको आप अर्बन रूरल माइग्रेशन नहीं लिख सकते। ठीक, पॉपुलेशन फ्लो फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इज कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर्स। ठीक है, जो पॉपुलेशन फ्लो हो रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन फ्लो हो रहा है कहां से, रूरल टू अर्बन। ठीक, रूरल टू अर्बन, इसके बहुत सारे कारण हैं। और क्या कारण है, जैसे कि हाई डिमांड फॉर लेबर इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरियाज में क्या होता है कि काम ज्यादा है लेकिन करने वालों की जरूरत है, तो वहां पर लेबर की ज्यादा डिमांड है। दूसरा आप कह सकते हैं लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज या आप कहेंगे कि रोजगार के अवसर जो है वो कम है। ठीक, और तीसरा है अनबैलेंस्ड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन दी रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो वहां पर जो डेवलपमेंट का पैटर्न है उसमें कोई बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा कि जैसे हम लोग इस टॉपिक को, माइग्रेशन के टॉपिक को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, और वहां पर हमने ये बात की थी कि जो फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ होते हैं पुश फैक्टर्स और कुछ होते हैं पुल फैक्टर्स। ठीक, पुश फैक्टर का मतलब होता है जो आपको आपकी सोर्स से बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, आप जहां पर रहते हैं वहां से अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है और आप उसके लिए मजबूर हैं, तो वो है पुश फैक्टर, यानी कि आपको क्या किया जा रहा है, वहां से बाहर खदेड़ा जा रहा है, मजबूरी आपके लिए पैदा हो रही है, तो वो एक पुश कर रहा है, आपको धक्का दिया जा रहा है। ठीक, और दूसरा है पुल फैक्टर, जो डेस्टिनेशन है, यानी कि जहां पर आप जा रहे हैं। इस केस में अगर हम बात करें तो अर्बन जो है वो एक डेस्टिनेशन है आपकी, जहां पर आप जा रहे हैं, जो आपका गंतव्य है, वो अगर आपको किसी कारणवश खींच रहा है अपनी ओर, यानी कि वो पुल कर रहा है, तो वो पुल फैक्टर है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये डिमांड ऑफ लेबर इन अर्बन एरियाज है, कि ह्यूमन लेबर की जो डिमांड है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है, ये क्या हो जाएगा, एक दिस विल बी अ पुल फैक्टर। ठीक है, ये पुल फैक्टर है क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड फैक्टर है। ठीक, और सिमिलरली अगर हम बात करें कि लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि रोजगार के अवसर कम है, तो ये एक तरीके से पुश फैक्टर है क्योंकि ये वहां की कमी है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बताऊं, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स जो है, आप अपनी भी समझ इसमें लगाइएगा। पुश फैक्टर्स जो है दे आर जनरली और नेगेटिव फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि पुश का मतलब क्या है कि आप अपनी जो नेटिव प्लेस है उसको छोड़ने के लिए मजबूर हैं इन पुश फैक्टर्स की वजह से, और किसी भी फैक्टर की वजह से अगर आप छोड़ने को मजबूर है तो वो फैक्टर कैसा होगा, इट विल बी अ नेगेटिव फैक्टर। ठीक, और वहीं अगर मैं बात करूं पुल फैक्टर की, तो पुल फैक्टर ऐसा है कि वो आपको अपनी ओर खींच रहा है, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो दिस विल बी अ पॉजिटिव फैक्टर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप इसको अपने आंसर्स वगैरह में जो है बहुत अच्छे से इन चीजों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें मैं आपको अगर बता रहा हूं तो ये आपको कहीं बुक में मिलेंगी नहीं। ठीक है, ये चीजें जो है आप खुद जब चीजें पढ़ते हैं और खुद जब चीजें आपके माइंड में कंसेप्ट डेवलप होता है, आप कंसेप्ट को समझते हैं, तब आप इस तरीके के पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं। दैट पुश फैक्टर क्या है, पुल फैक्टर क्या है, ये तो पता है आपको। पुश फैक्टर एक नेगेटिव फैक्टर है क्योंकि वो आपको उस जगह से जहां के आप मूल निवासी हैं वहां से खदेड़ रहा है बाहर, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर होगा। ठीक, और पॉजिटिव फैक्टर पुल फैक्टर कैसे होगा, क्योंकि वो आपको अपनी ओर खींच रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया में क्या है कि पॉपुलेशन इन सिटीज इज रैपिडली इंक्रीजिंग, जो शहरी क्षेत्र है वहां की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों, ड्यू टू लो अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉलर एंड मीडियम सिटीज, द पुअर पीपल जनरली बाईपास दिस स्मॉल सिटीज एंड डायरेक्टली कम टू द मेगा सिटीज फॉर देयर लाइवलीहुड। जो छोटे शहर है या जो मीडियम सिटीज है, ठीक है, वहां पर क्या है कि वहां पर भी कोई अपॉर्चुनिटीज जो है, जो अवसर है, वो भी वहां पर भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए जो रूरल एरिया से लोग निकल के आते हैं वो इस तरीके के स्मॉल और मीडियम सिटीज में ना जाते हुए वो सीधे क्या होता है कि वो एक बड़े शहर में चले जाते हैं, मेगा सिटी में चले जाते हैं। ठीक, अ केस स्टडी बिलो गिवन बिलो टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द प्रोसेस ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ हमें थोड़ा सा कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर जानने को और समझने को मिलेंगी, वो देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए, अ केस स्टडी, रमेश has been working in contract as a welder on construction site in थालचेर। ठीक है, कोई व्यक्ति है रमेश, ये एक
वेल्डर के तौर पर काम कर रहे हैं। वेल्डर मतलब जो वेल्डिंग करता है, ठीक है, वो भी वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई उनकी परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। और कहां पर अभी काम करते हैं प्रेजेंट में? थालचेर में। थालचेर एक ऐसी जगह है इन उड़ीसा, ठीक है, जो हमारे इस तरफ के बच्चे हैं उन लोगों को पता होगा कि थालचेर कहां पर है, ठीक है, ये कोल रीजन है उड़ीसा में। फॉर द लास्ट 2 years, 2 साल से वो काम कर रहे हैं इस जगह पे। ही मूव्ड विद द कॉन्ट्रैक्टर टू वेरियस प्लेसेस लाइक सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर एंड सो ऑन, ठीक। यानी कि जो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने उनको काम पर रखा हुआ है, उनके साथ वो और शहरों में भी जा चुके हैं, और शहरों में भी काम कर चुके हैं, ठीक है। और ये मोस्टली आप जितने भी यहाँ पर शहर देख रहे हैं ये सारे के सारे वेस्टर्न पार्ट के शहर हैं, ठीक है, यानी कि सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर, ये सारे के सारे आपके वेस्टर्न रीजन के हैं। लेकिन थालचेर आप देख सकते हैं एक ईस्टर्न स्टेट का जगह है, ठीक है। इसके बाद ये समझ गए आप पहले उन्होंने कहां पर काम किया और अभी कहां पर ये काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ही रेमिट्स ₹20,000 पर ईयर टू हिज फादर इन हिज नेटिव विलेज। रेमिटेंस, ये वर्ड जो है रेमिट का मतलब है रेमिटेंस से निकल के आया है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति घर से बाहर है और वो बाहर पैसा कमा रहा है और वो पैसा वापस अपने घर भेज रहा है, दैट इज नोन एज रेमिटेंस, ठीक है। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि ये 20,000 रुपए जो है वो अपने फादर को घर में भेजा करते थे, अपने जो उनका नेटिव गांव था, जो पैतृक गांव था वहां, ठीक। द रेमिटेंसेज हैव बीन मेनली यूज्ड फॉर डेली कंजम्पशन, हेल्थ केयर, स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। और पार्ट ऑफ द मनी इज ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चरल, परचेजिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेज एक्सेट्रा। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रमेश फैमिली इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंट। तो वो जो ये पैसा भेजा करते थे 20,000 रुपए सालाना, ईयरली, उसका उनके घर वाले किस तरीके से यूज करते थे? कुछ तो डेली कंजम्पशन के लिए यूज होता था, बाकी हेल्थ केयर के लिए यूज होता था, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके स्कूल जाने के लिए यूज होता था, और कुछ पार्ट को जो है एग्रीकल्चर के लिए, परचेजिंग ऑफ लैंड और बिल्डिंग हाउसेस के लिए भी खर्च किया जाता था, ठीक। तो इस तरीके से क्या था कि जो उनकी फैमिली की आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, ठीक है, जो जीवन स्तर था वो थोड़ा सा क्या हुआ था, इंप्रूव हुआ था, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा था तो वो उससे चीजें जो है वो अपनी कर रहे थे, अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे, और उनकी जो जीवन का स्तर था वो थोड़ा सा बढ़ रहा था, ठीक। लेकिन 15 साल पहले की अगर हम बात करें तो द सिचुएशन वाज नॉट दी सेम। सिचुएशन जैसे आज हालात दिख रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बेहतर हुआ है, 15 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा उनकी जिंदगी में नहीं था। द फैमिली वॉज पासिंग थ्रू वेरी टफ टाइम्स, ठीक है, परिवार एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। 3 of his brothers and their families had to survive on 3 acres of land, ठीक है। उनके 3 भाई थे और उनकी जो पूरी फैमिली हुआ करती थी उनको सिर्फ और सिर्फ 3 एकड़ की जमीन उनके पास थी, सबको जो थे वो इसी के भरोसे रहना पड़ता था। द फैमिली वॉज हाईली इन डेप्ट, फैमिली को बहुत ज्यादा, फैमिली किसमें थी? डेप्ट में थी, यानी कि फैमिली ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ था। रमेश हैड टू डिसकंटिन्यू हिज स्टडी आफ्टर हिज 9th स्टैंडर्ड, तो इसी वजह से रमेश को जो है कि 9वीं कक्षा के बाद, 9th स्टैंडर्ड के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एंड ही वॉज फर्दर हार्ड प्रेस्ड व्हेन ही गॉट मैरिड, और शादी के बाद उनको जो था मतलब और ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा, ठीक है। साइमल्टेनियसली ही वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय सम सक्सेसफुल आउट माइग्रेंट्स ऑफ हिज विलेज who had been working in Ludhiana and supporting their families in village by sending money and some consumer goods, ठीक है। एक तो बात ये थी कि वो परेशान थे, मतलब अपने घर की हालत देखते हुए और उन सब चीजों से परेशान थे, ठीक। और दूसरी बात ये थी कि जो उसी गांव के कोई और व्यक्ति थे, ठीक है, जो लुधियाना वगैरह जाके क्या करते थे, पैसा कमाते थे और वो अपने घर पैसा भी भेजते थे, कुछ कंज्यूमर गुड्स भी भेजा करते थे, तो उनको देख के भी या उनके बारे में जान के भी वो काफी ज्यादा इंप्रेस थे, ठीक है। तो thus, due to abject poverty in the family and perceived job promises at Ludhiana, he made a move to Punjab with his friend, ठीक है। तो 2 कारणों से वो बेसिकली क्या हुआ कि अपने घर को छोड़कर पंजाब चले गए, और 2 कारण क्या थे? एक तो था एब्जेक्ट पावर्टी। एब्जेक्ट पावर्टी का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा गरीबी या बहुत ही ज्यादा क्या कहेंगे आप, निर्धनता, ठीक है। और दूसरा था कि परसीव्ड जॉब प्रोमिसेस एट लुधियाना। परसीव्ड जॉब प्रोमिसेस का मतलब कि जैसे उन्होंने अपने गांव के और लोगों को देखा था कि लुधियाना वगैरह में वो जॉब कर रहे हैं, उनके पास काफी अच्छा पैसा है, वो अपने घर में पैसा वगैरह भेजते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता था कि यार लुधियाना में जरूर कहीं ना कहीं पर एक अच्छा जॉब का प्रॉमिस है, या अच्छा आप कह सकते हैं कि जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपने घर से जो है अपने दोस्त के साथ पंजाब चले जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप फिर से अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो ये जो 2 फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स, बहुत क्लियरली आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। ये एब्जेक्ट पावर्टी वाला जो है दिस इज अ पुश फैक्टर, ठीक। और जो ये परसीव्ड जॉब प्रॉमिस वाला जो फैक्टर है दिस इज अ पुल फैक्टर, ठीक है। आई होप कि आप इनको समझ पा रहे हैं। बिल्कुल ये दोनों के दोनों आपको क्लियरली यहां पर दिख पाएंगे कि कौन सा पुश है और कौन सा पुल है, ठीक।
इसके बाद ये लुधियाना चले गए। लुधियाना जाने के बाद इन्होंने क्या करा, ही वर्क देयर इन अ वूलन फैक्ट्री फॉर 6 months एट द रेट ऑफ ओनली ₹20 पर डे इन 1988। ठीक है, लुधियाना गए और वहां इन्होंने एक वूलन फैक्ट्री में, यानी कि एक जो ऊनी कारोबार में से संबंधित एक फैक्ट्री थी, वहां पर इन्होंने काम किया। और कितने पे काम करते थे, रोज का इन्हें मिलता करता था सिर्फ ₹20। ठीक, और ये बात है सन 1988 की। अपार्ट फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ मैनेजिंग हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस मीगर इनकम, ही वॉज ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्टी इन एसिमिलेशन टू द न्यू कल्चर एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो अब ये नई जगह गए थे तो वहां के कह सकते हैं कि माहौल में ढलने में थोड़ा सा इनको तकलीफ हो रही थी। और दूसरी बात ये भी थी कि अपने जो रोजमर्रा के खर्चे थे, ठीक है, वो भी इनसे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि पैसा इनको बहुत कम मिल रहा था इस वजह से। ठीक, तो इसके बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया, देन ही डिसाइडेड टू चेंज हिज प्लेस ऑफ वर्क फ्रॉम लुधियाना टू सूरत अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है, तो इन्होंने अपने दोस्त से सलाह मशवरा किया और इन्होंने उसके बाद ये निर्धारित किया, ये डिसाइड किया कि अब क्या करना है कि लुधियाना से जो है सूरत चले जाना है। तो ये सूरत चले जाते हैं। ठीक है, ही लर्न द स्किल्स ऑफ वेल्डिंग इन सूरत एंड आफ्टर ही हैज बीन मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस विद सेम कॉन्ट्रैक्टर। सूरत ये गए और सूरत जाके इन्होंने क्या करा कि वेल्डिंग का काम सीखा। ठीक है, कि किस तरीके से वेल्डिंग वगैरह की जाती है वो काम सीखा। और उसके बाद जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये काम कर रहे थे उसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये आज भी क्या है मूव कर रहे हैं। ठीक है, और उसी को समझाया गया है कि उन्हीं के साथ ये जो है थालचेर में आज की डेट में काम कर रहे हैं। थालचेर इज इन उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद दो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रमेश फैमिली एट विलेज इंप्रूव्ड, ही इज बियरिंग द पेन ऑफ सेपरेशन ऑफ हिज नियर एंड डियर वंस। ठीक है, मतलब आज की डेट में यह है कि उनकी स्थिति थोड़ा सा ठीक है, वो पैसा वगैरह भी ठीक ठाक कमा रहे हैं, घर में पैसा भेज भी रहे हैं। तो इस वजह से उनकी जो फैमिली की कंडीशन है वो तो उनके गांव में थोड़ा बहुत इंप्रूव करी है, लेकिन वो किस चीज का दर्द झेल रहे हैं, वो अपने करीबियों से दूर होने का दर्द। ठीक है, जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ हिज नियर एंड डियर वंस, उसका दर्द वो झेल रहे हैं। ही कैनॉट शिफ्ट देम विद हिम, वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि अपने माता पिता को या अपनी फैमिली को जो है, अपने बीवी बच्चों को जो है अपने साथ शिफ्ट कर लें। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो टेम्परेरी और ट्रांसफरेबल है। वो कभी भी उनको मतलब जॉब अब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, सीधी सी बात है, तो वो टेम्परेरी है, उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी वगैरह ऐसा सच नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वो ट्रांसफरेबल है, ये भी हमने देखा कि वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही जो है मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को बुला के कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से वो बीवी बच्चे घर में ही रहते थे और बाकी ये अपना बाहर आके काम करते थे। ठीक है, इसी को लेकर कुछ कमेंट्स दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। इन डेवलपिंग कंट्रीज poor, semi-illiterate and the unskilled like Ramesh migrating from rural areas frequently end up performing menial jobs at low wages in informal sector in the urban areas। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया की भी बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, पुअर है, सेमी इलिटरेट है, मतलब जिनको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से इनको पढ़ना लिखना नहीं आता। ठीक है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनको पढ़ना लिखना आता है, मतलब ये अपना अगर इनको कुछ कहीं पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा तो ये वो चीज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी एजुकेशन का स्तर इतना नहीं है कि ये उसके दम पे कोई बहुत अच्छी जॉब जो है वो ले सके। ठीक है, और स्किल्स भी इन लोगों के पास कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के जो लोग हैं जो रूरल से अर्बन एरियाज में आते हैं, यानी कि जो रूरल से अर्बन माइग्रेशन करते हैं, वो फिर यहाँ आके कुछ मीनियल जॉब्स जो है एट लो वेजेस, यानी कि कुछ इस तरीके की जॉब जैसे ये कर रहे हैं। ठीक है, कि आपके वेल्डर की जॉब कर रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा कि लोग जो है और इस तरीके के रेस्टोरेंट्स में, ढाबों में काम करते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये ठेली वगैरह लगाते हैं। तो इस तरीके के काम फिर वो क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर में और काफी मीनियल जॉब जो है वो एट लो वेजेस करने पे मजबूर है। सिंस वेजेस आर वेरी लो टू सपोर्ट द फैमिली एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, द स्पाउसेस आर लेफ्ट बिहाइंड इन द रूरल एरियाज टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल। ठीक है, ये बात भी है कि उन लोगों की तनख्वाह वहां पर इतनी कम है कि वो अपने साथ अपनी फैमिली को जो है वहां पर सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब आप अब एक आदमी, अब शहरों में आपको पता है कि शहरों में क्या है कि चीज़ों का जो रेट वगैरह है, सामान वगैरह जो है वो भी महंगा है। ठीक है, अब गांव में तो क्या होता है कि लोगों के पास अपने घर है तो उनको रहने के लिए एटलीस्ट पैसा नहीं देना पड़ेगा। खेती वगैरह होती है तो वहां पर उनको अपना जो खाने वगैरह के लिए है, जो आटा दाल चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, वो भी मिल जाएगी। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। गांव से आप शहरों में आ तो गए हैं, लेकिन शहरों में आपको हर एक चीज के लिए जो है पैसा चुकाना पड़ेगा। आपको रहना है, आपको उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, आपको खाना है, आपको उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी समस्या है।
और ऊपर से इनकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, जो वेज है, वो काफी कम है। और इस वजह से वेज कम होने की वजह से क्या है कि वो अपनी फैमिली वगैरह को भी, अपने बीवी बच्चों को भी यहाँ पर लाके नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए जो इनके स्पाउसेस होते हैं, स्पाउसेस मतलब है इनकी, जनरली हम क्या कहते हैं कि मेल जो है वो बाहर आ रहे हैं, तो स्पाउस का मतलब हो गया वाइफ। स्पाउस का मतलब होता है, वैसे अगर हम बात करें कपल में तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, मेल या फीमेल स्पाउस कोई भी हो सकता है। यहां पर जो स्पाउसेस वर्ड है वो जनरली वाइफ को रिलेट कर रहा है, यानी कि बीवियों को, ठीक। तो उसमें क्या है कि जो वाइफ्स हैं वो जनरली घर में रहती हैं, पूरा मतलब पीछे गांव में रहती हैं, और वो बच्चों की और जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी मदद करती हैं, उनका देखभाल करती हैं, ठीक। दस द रूरल अर्बन माइग्रेशन स्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाय द मेल्स, और इसीलिए जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो मेल्स द्वारा डोमिनेट किया जाता है। और उसमें जनरली हम लोगों ने ये चीज पहले भी समझी है कि इससे क्या है कि जो आप कह सकते हैं कि शहरों का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो डेमोग्राफी है वो भी एक तरीके से मेल डोमिनेटेड ज्यादा इसी वजह से है, क्योंकि वहां के जो शहर की स्थिति है वो तो ठीक है कि वहां पर जितने मेल फीमेल है वो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों की तो उसमें मेल पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो शहर के डेमोग्राफी स्ट्रक्चर या जो सेक्स स्ट्रक्चर है वो भी इसी तरीके से थोड़ा सा चेंज कर रहा है कि वहां पर मेल डोमिनेटेड पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। चलिए, ये बात आप समझ गए आई थिंक, कि आपने बहुत अच्छी एक यहाँ पर जो केस स्टडी दी हुई थी इसको हमने पढ़ा, इसको समझा। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे एक और प्रॉब्लम की और फिर उसको लेकर एक केस स्टडी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला यहां पर दिया गया है प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, ठीक है। स्लम्स मतलब जो हमारी झुग्गी झोपड़ियां वगैरह होती हैं वो। The concept of urban or urban center is defined in settlement geography to differentiate it from rural, about which you have learnt in the some previous chapter of this book, ठीक है। हमने वहां पर एक चैप्टर है दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है, उसमें हम लोगों ने बात करी है रूरल सेटलमेंट्स क्या होते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स क्या होते हैं, और हमने उन दोनों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से चीजों को पढ़ा है। और वहां पर हमने चीजें समझी है कि रूरल सेटलमेंट जो है वो अर्बन सेटलमेंट से अलग होते हैं, ठीक है। हमने यहां पर भी पढ़ा है, हमने जो क्लास 12th की ही दूसरी बुक है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वहां पर भी इन चीजों को पढ़ा है, ठीक है। अगर किसी ने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं या कोर्सेज या बुक्स को नहीं फॉलो किया है तो प्लीज आप लोग जाके उसको कर सकते हैं, ठीक। बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शंस एंड समटाइम्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, ठीक है। जितने भी रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स हैं इनके फंक्शंस वगैरह अलग होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव आल्सो इमर्ज्ड इनटू टू सेपरेट कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिवाइड, ठीक है। यानी कि जो अर्बन एरियाज हैं या जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो रूरल सेंटर्स हैं, वहां पर इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं दोनों में आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंस है, ठीक। चाहे आप कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें या आप एक सोशल एक्टिविटीज की बात करें तो उनमें अंतर है, ठीक है। इंडिया विच हैज a predominance of rural population, approximately 69% of the total population in 2011। 2011 का जिक्र क्यों किया गया है, हम तो 2020 में हैं, इसलिए किया गया है क्योंकि जो सेंसस होता है ये सारा का सारा डेटा इस तरीके का, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो सेंसस से लिया जाता है, और सेंसस आपको पता है कि 10 साल में एक बार होती है। तो अभी तक जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है वो 2011 की सेंसस का है। जब अगले साल 2021 में जाके सेंसस फिर से होगी तब ये सारा का सारा डेटा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और फिर हम रेफरेंस लेना शुरू कर देंगे 2021 की सेंसस का, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल ये लिखा गया है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि रूरल पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। 2011 के सेंसस के आधार पर हम लोग बात करें तो 69%, यानी कि 69% जो हमारी देश की जनसंख्या है वो आज भी कहां रहती है, गांवों में, रूरल एरियाज में, ठीक। एंड वेयर विलेजेस वर कंसिडर्ड द आइडियल रिपब्लिक्स बाय महात्मा गांधी, most of the rural areas are still performing primary activities, ठीक है। ये होना चाहिए still performing poor primary activities, ठीक। मतलब बात यह है कि रूरल एरियाज में अगर हम आज भी देखें तो प्राइमरी एक्टिविटीज ही जो है वो ज्यादा हो रही हैं, वहां पर अभी भी और कुछ तरीके की एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज जो है वो वहां तक नहीं पहुंची है। Here, most of the villages exist as appendix to the core urban center, forming its hinterland। यानी कि जो villages हैं वो एक इंडिविजुअल एंटिटी की तौर पर अगर हम बात करें तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई है। वहां पर क्या हो रहा है कि वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा अगर शहर है, ठीक है, उसके आसपास के अगर कोई इस तरीके के छोटे गांव हैं तो वो उनकी एक अपेंडिक्स या आप कह सकते हैं कि एक एडिशन के तौर पर काम कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। लेकिन वो अलग से एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने में सक्षम नहीं हुए क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा चीजें जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हुई है।
दिस में गिव एन इंप्रेशन दैट अर्बन सेंटर्स एग्जिस्ट एज अनडिफरेंशिएटेड होमोजीनियस एंटिटीज इन अपोजिशन टू द रूरल एरियाज। तो इसके हमें एक ये इंप्रेशन मिलता है या ये हमारे दिमाग में कभी बात आती है कि अच्छा फिर ये हो सकता है कि जो अर्बन सेंटर्स हैं वो एक अनडिफरेंशिएटेड और होमोजीनियस एंटिटीज की तरह एग्जिस्ट करते हो। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है और होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब है समान और अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि वहां पर कोई भी इस तरीके का डिफरेंस नहीं होगा, कोई भेदभाव या कोई भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अर्बन सेंटर्स इन इंडिया आर मोर डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिको कल्चरल एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट देन एनी अदर एरियाज, ठीक है। लेकिन हमें मतलब वही लगता है, ऐसा लगता है कि शहरों में ऐसी तरीके की जो होमोजीनियटी है वो होगी, जो अनडिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं होगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। शहरों में जो डिफरेंशिएशन है वो और भी ज्यादा है। एट द टॉप देयर आर फार्म हाउसेज एंड हाई प्रेशर हाई इनकम ग्रुप्स, लोकेलिटीज कैरेक्टराइज्ड बाय वेल डेवलप्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वाइड रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, लॉन्स, वेल डेवलप्ड ग्रीन बेल्ट, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स एंड प्रोविजंस फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड राइट टू प्रिवेसी। यानी कि शहरों की अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर ये सारी की सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। और इसी के अगर हम जस्ट एक्सट्रीम देखें, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट देखें, तो वहां पर क्या है? स्लम्स है। स्लम्स मतलब मैंने आपको बताया जो झुग्गी झोपड़ियां वगैरह है वो है, उनका क्लस्टर है, उनकी झुंड है। एंड कॉलोनीज ऑफ शैंटी स्ट्रक्चर। शैंटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि इस तरह की कॉलोनीज जिनमें कच्चे मकान बने हुए हैं, लकड़ियों के मकान बने हुए हैं, ठीक है, जिनकी जो स्थिति है वो काफी खराब है, जर्जर स्थिति में वो है। These are inhabited by those people who were forced to migrate from rural areas to these urban centers in search of livelihood but could not afford proper housing due to high rent and high cost of land, ठीक है। अब इन झुग्गी झोपड़ियों में और इन स्लम्स में, स्लम्स मतलब बस्तियों में कौन रहता है? इनमें रहने के लिए वो लोग मजबूर हैं जो अपने गांव से निकल के शहरों में आए तो हैं, ठीक है, लेकिन शहरों में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रहने का भी आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा, खाने का पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो रहने का पैसा उन लोगों को देना है। और यहाँ पर क्या है कि जो रेंट वगैरह है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। अगर आप बड़े शहरों की बात करें तो वहां पर अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर है, मतलब कोई अगर अच्छा मकान वगैरह है, तो वहां पर रहने का पैसा जो है वो कॉस्ट काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए फिर वो लोग जो है मजबूर हो जाते हैं इस तरीके की बस्तियों में रहने के लिए। दे ऑक्यूपाई इन्वायरमेंटली इनकम्पैटिबल एंड डिग्रेडेड एरियाज। तो वो फिर इस तरीके के जो इन्वायरमेंटली इनकम्पैटिबल और डिग्रेडेड एरियाज हैं उनको ऑक्यूपाई करने के लिए मजबूर है, ठीक है। इसमें पिछले पेज में एक स्लम का नाम दिया हुआ है जो हमारा मुंबई का एक स्लम है, दैट इज धारावी, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम है वो। उसके बारे में आप लोग चाहें तो पीछे जाके पढ़ सकते हैं। पिछले पेज में ये पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पर इसके बारे में कुछ दी हुई है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आप फिगर में भी ये दिखाया गया है किस तरीके से ये है, ठीक है। इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा समझाने जैसा कुछ है नहीं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, slums are residential areas of the least choice, dilapidated houses, poor hygienic conditions, poor ventilation, lack of basic amenities like drinking water, light and toilet facilities, etc. ठीक है। यानी कि स्लम्स जो है, जो बस्तियां हैं, वो किस तरीके के रेसिडेंशियल एरियाज हैं? मतलब लीस्ट चॉइस, मतलब जिसको मतलब कोई अपनी इच्छा से वहां पर रहने नहीं आएगा, जिसकी मजबूरी होगी वही वहां पर रहेगा। डायलापिडेटेड हाउसेज है। डायलापिडेटेड हाउसेज का मतलब है कि ऐसे हाउस जो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जिनका रिपेयर नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, जो कभी भी ऐसा है कि गिर सकते हैं, इस तरीके के हाउसेज वहां पर है। हाइजीनिक कंडीशंस काफी खराब है, वेंटिलेशन वहां पर नहीं है, बेसिक एमिनिटीज जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, लाइट की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, वो वहां पर नहीं है। ओपन डिफिकेशन, अनरेगुलेटेड ड्रेनेज सिस्टम एंड ओवरक्राउडेड नैरो स्ट्रीट पैटर्न्स आर सीरियस हेल्थ एंड सोशियो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। ओपन डिफिकेशन मतलब खुले में शौच करना, और अनरेगुलेटेड ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब जो जो नदियाँ तो नहीं, नालियाँ वगैरह जो है वहाँ का, उनमें उनका कोई रेगुलेशन नहीं है। कभी भी कहीं पर भी नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, पानी जो है वो गंदा पानी सड़कों में बह रहा है। सड़क तो खैर क्या होती है, वहाँ पर थोड़ी सी गली टाइप की होती है, ठीक है। और जो नैरो स्ट्रीट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। तो ये इस तरीके की जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिहाज से भी ये चीज़ सही नहीं है। और सोशो एनवायरमेंटल हजार्ड्स भी जो इसका है वो भी हो रहा है, यानी कि सामाजिक और जो पर्यावरणीय आप हजार्ड्स हैं, यानी कि उससे भी कुछ तकलीफें जो है वो लोगों को हो रही हैं। लेकिन फिर वही बात है कि वो लोग मजबूर हैं, उन लोगों के पास जो कमाई हो रही है वो इतनी नहीं है कि वो किसी एक अच्छे घर में रहना अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो छोटे तबके के लोगों के लिए जो इस तरीके के रूरल अर्बन माइग्रेशन करके आते हैं तो उनको ये सब चीज़ें जो है वो झेलनी पड़ती हैं।
Moreover, most of the slum population works in low paid, high risk prone, unorganized sectors of the urban economy. ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो लो पेड यानी कि उनको तनख्वाह कम मिलती है, ठीक, रिस्क प्रोन ज्यादा रहता है और इस तरीके के अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वो लोग काम करते हैं. कंसिक्वेंटली दे आर दी अंडर नरिश्ड, प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड इलनेस एंड कैन नॉट अफोर्ड टू गिव प्रॉपर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन. ठीक है, यानी कि उनकी स्थिति यह है कि वो अंडर नरिश्ड है, यानी कि उनका जो कह सकते हैं कुपोषण के शिकार है. ठीक है, कुपोषण के शिकार है. और दूसरी चीज यह है कि उनमें अलग अलग तरीके की बीमारियां होने की चांसेस जो है ज्यादा है. ठीक है, दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेस एंड इलनेस. और दूसरी चीज ये भी है कि वो अपने बच्चों को भी प्रॉपर शिक्षा वगैरह नहीं दे सकते. कैसे देंगे, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास रहने को, ढंग से खाने को पैसा है नहीं. वो बच्चों को शिक्षा किस तरीके से देंगे. ठीक, द पॉवर्टी मेक्स देम वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, क्राइम, वेंडलिज्म, एस्केपिज्म, एपैथी एंड अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन. तो इस तरीके की जो गरीबी है और जो इस तरीके की वो तकलीफें झेलते हैं, उससे आप कह सकते हैं कि उनका जो एक पर्सनल स्ट्रक्चर भी है, यानी कि एक पर्सनल लेवल पर भी आप कहें या मेंटल लेवल पर आप कहें कि उनकी स्थिति जो है वो खराब हो जाती है. ठीक है, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रग एब्यूज में पड़ जाते हैं, एल्कोहलिज्म मतलब नशा वगैरह करने लगते हैं. ठीक है, क्राइम्स वगैरह में शामिल हो जाते हैं, वेंडलिज्म में शामिल हो जाते हैं. वेंडलिज्म का मतलब है कि पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं. ठीक है, एस्केपिज्म का मतलब होता है कि वो अपने काम में जनरली फोकस नहीं कर पाते. ठीक है, एपैथी का मतलब भी वही है कि काम में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है. क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप कुछ काम वगैरह कर रहे हैं तो आइदर यू शुड हैव एनीथिंग एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, और आज की डेट में अगर आप बात करें तो पैसा एक मतलब एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है. काफी सारे लोगों के लिए पैसा भी एक मोटिवेशन है. या फिर आपको कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक पैशन होना चाहिए. ठीक है, अगर पैसा वगैरह नहीं भी है तो आप काम तभी कर सकते हैं व्हेन यू हैव अ पैशन फॉर दैट. ठीक, हालांकि पैसा होना थोड़ा बहुत जरूरी है, बिकॉज आइदर तो बेसिक जो नीड्स हैं आपकी, खाना है, रहना है, वो आप फुलफिल नहीं कर सकते. मतलब एक बेसिक लेवल तक, एक बेसिक आप कहेंगे कि उसमें पैसा होना जरूरी है, लेकिन काम भी आप तभी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं व्हेन यू हैव मोर पैशन फॉर इट. जैसे आप लोग भी हैं, बच्चे अगर आप लोग हैं, पढ़ने वाले हैं, आप लोगों का टारगेट है एग्जाम क्रैक करना, तो आप जोर जबरदस्ती तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते. ठीक है, ये बात आप लोगों पे भी लागू होती है, थोड़ा सा अलग तरीके से हालांकि, लेकिन आप लोगों के ऊपर इस तरीके से लागू होती है कि अगर आप लोग पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को एक पैशन जो है, एक इनर इंस्पिरेशन जो है वो अपने अंदर रखना पड़ेगा. ठीक है ना, चाहे आप फ्यूचर अपना टारगेट देखते हुए करें, चाहे आप डेली एक्टिविटीज को एंजॉय करते हुए चलें, लेकिन आपको एक वो पैशन की जो फीलिंग है वो अपने अंदर रखनी पड़ेगी. अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल के बच्चे हैं, चाहे जो भी हैं, अगर आप लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए अगर आपको आपके पेरेंट्स ने या आपके जो भी घर वाले हैं उनको अगर बोलना पड़ रहा है बार बार कि बेटा पढ़ लो, तुम्हारा एग्जाम है, या तुमने अपना कोई टारगेट रखा हुआ है, या हमने तुम्हें बोला है बेटा IAS बनना है, उसके लिए बेटा बहुत पढ़ना पड़ता है तो तुम पढ़ लो, तो अगर ये सब चीज़ें आप लोगों को बोली जा रही हैं तो मैं कहूँगा कि इससे थोड़ा सा आप लोग इस बात को समझिए कि ये आपकी ज़िंदगी है. ठीक है, घर वाले आपके भले ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो घर वालों का ऐसा उससे कोई नुकसान नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर आप करते हैं तो इसमें आपका भी फायदा है और आपके घर वालों का भी फायदा है. ठीक, और आपसे जुड़ा हुआ जितना भी पूरा का पूरा परिवार है, आपके दोस्त हैं, समाज है, आपका मोहल्ला है, जितने भी लोग हैं, सब लोगों को आपसे एक बड़े प्राउड फीलिंग आएगी अगर आप ये जो टारगेट लेके चल रहे हैं अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं तो. ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने अंदर एक फीलिंग ऑफ पैशन, ठीक है, जिसको कहते हैं कि अंदर की ज्वाला को जगाए रखिए. ठीक है, और रोज अपने मेहनत से और बिल्कुल अपनी हिम्मत से जो है पढ़ाई करते रहिए. ठीक है, और अगर आप सच्ची मेहनत करेंगे, ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल जो है वो जरूर मिलेगा. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. लैंड डिग्रेडेशन को लेकर बात करेंगे अब हम. द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड इंक्रीजेस नॉट ओनली ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो बाय डिटोरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. ठीक है, कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसका एक कारण तो यही है कि उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है. ठीक है, और पॉपुलेशन जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है. एक तो ये कारण है, और दूसरा क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है उसका भी क्या हो रहा है, डिटोरिएशन हो रहा है, यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो रही है, क्वालिटी कम हो रही है. ठीक, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन एंड एल्कलाइजेशन ऑफ लैंड लीड टू लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, इन सारी के सारे वजह से भी क्या हो रहा है कि लैंड डिग्रेड हो रही है. व्हाट हैपेंस इफ लैंड इज कंसिस्टेंटली यूज्ड विदाउट मैनेजिंग इट्स फर्टिलिटी. क्या होगा, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो लैंड डिग्रेडेशन होगा वो बढ़ जाएगा. लैंड इज डिग्रेडेड एंड प्रोडक्टिविटी इज डिक्लाइन. ठीक,
लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड आइदर एज अ टेम्परेरी और परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब यही है कि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है अगर वो कम हो रही है, चाहे वो टेम्परेरी लेवल पर हो रही है चाहे वो परमानेंट लेवल पर हो रही है, हम उसको क्या कहेंगे, लैंड इज गेटिंग डिग्रेडेड। ठीक, दो ऑल डिग्रेडेड लैंड मे नॉट बी वेस्ट लैंड। ठीक है, वेस्ट लैंड का मतलब तो ऐसा है कि जिस लैंड में कल्टीवेशन किया ही नहीं जा सकता। ठीक, तो सारी की सारी जो डिग्रेडेड लैंड है वो वेस्ट लैंड नहीं है, लेकिन अनचेक्ड प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन मे लीड टू द कन्वर्जन टू वेस्ट लैंड। यानी कि अगर डिग्रेडेशन हो रहा है और हम उसके लिए कुछ कदम उठाते हैं और उसको अगर हम एक स्तर तक रोक देते हैं और फिर उसकी बेहतरी के लिए अगर उस लैंड की हम लोग काम करते हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो वापस आ सकती है और वो जो लैंड है वो वेस्ट लैंड बनने से बच सकती है। लेकिन अगर हम उसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि लैंड का डिग्रेडेशन अगर हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी वगैरह थोड़ा सा कम हो रही है और हम फिर भी उस पर फर्टिलाइजर वगैरह डाल के जो है क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, तो उससे होगा कुछ नहीं। इन द टाइम बीइंग वो लैंड जो है वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देयर आर टू प्रोसेसेस दैट इंड्यूस लैंड डिग्रेडेशन। दो प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। वो क्या है अभी हम देखते हैं। दीज आर नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि एक तो नेचुरल प्रोसेस है और दूसरा है ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो की जा रही है वो। ठीक, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर दैट इज NRSC हैज क्लासिफाइड वेस्टलैंड बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स एंड इट इज पॉसिबल टू कैटेगराइज दीज वेस्टलैंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसेस दैट हैव क्रिएटेड देम। यही दो प्रोसेसेस, मतलब कौन सी लैंड ऐसी है जो नेचुरल प्रोसेस की वजह से डिग्रेड हुई है और कौन सी लैंड ऐसी है जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिग्रेड हुई है। ठीक है, देयर आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ वेस्टलैंड जैसे कि गलीड एंड रेवेनस लैंड। ठीक है, हमने बात करी है गली इरोजन की, हमने बात करी है वहां पर जो रेवाइन वगैरह बनते हैं उनकी। ठीक है, डेजर्टिक एंड कोस्टल सैंड्स, ठीक है, जो हमारे डेजर्ट की सैंड है, जो हमारी कोस्टल सैंड है। बैरन रॉकी एरियाज, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर पत्थर वगैरह ज्यादा है और वो बंजर भूमि है। स्टीप स्लोपिंग लैंड, ऐसी लैंड जो पहाड़ों में है जिसके स्लोप बहुत ज्यादा है। एंड ग्लेशियल एरियाज, ग्लेशियल एरियाज मतलब जहां पर ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, विच आर प्राइमरीली कॉज बाय नेचुरल एजेंट्स। तो ये सारे के सारे जो लैंड डिग्रेडेशन अगर इन जगहों पे हो रहा है तो ये किसकी वजह से होगा, जो नेचुरल एजेंट्स हैं उनकी वजह से। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड जैसे कि वाटर लॉग्ड एंड मार्शी एरियाज, लैंड अफेक्टेड बाय सैलिनिटी एंड एल्कनिटी, एंड लैंड विद और विदाउट स्क्रब विच हैव बीन लार्जली कॉज्ड बाय नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। तो इसमें से कुछ इस तरीके की लैंड है जो दोनों तरीके से, मतलब दोनों वजहों से जो है वो क्या हुई है, डिग्रेड हुई है। देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ वेस्टलैंड जैसे कि डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया। हम लोगों ने बात की है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेकर पहले भी कि जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं कि एक जगह कुछ समय तक खेती वगैरह करते हैं, अपने लाइव स्टॉक के लिए पास्चर्स वगैरह उगाते हैं, उनको वहां पर उस ग्रेजिंग लैंड में उनको पास्चर कराते हैं, ग्रेजिंग कराते हैं, उसके बाद वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसकी वजह से भी लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेडेड लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर लैंड डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड पास्चर्स एंड माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड, ये भी कुछ अदर टाइप्स की क्या है, डिग्रेडेड लैंड है। दे आर कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्शन। ठीक है, इसके बाद नीचे दिया गया है अ केस स्टडी है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन दी वेस्टर्न मोस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जहां पर यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह होता है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कहां पर है, मध्य प्रदेश में, दैट इज झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इट इज इन फैक्ट वन ऑफ द 5 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ये एक सबसे ज्यादा बैकवर्ड, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला है पूरे के पूरे देश का, वन ऑफ द 5। ठीक, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, मोस्टली भील्स। यहां पर ज्यादातर क्या है कि ट्राइबल पॉपुलेशन यानी कि यहां पर जनजातियां रहती हैं। ठीक, द पीपल सफर ड्यू टू पॉवर्टी विच हैज बीन एक्सेंचुएटेड बाय द हाई रेट ऑफ रिसोर्स डिग्रेडेशन। यहां का रिसोर्स जो है, जो संसाधन है वो डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज कहें, लैंड रिसोर्सेज कहें, सबके सब क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। The watershed management programs funded by both the ministers of rural development and agriculture, government of India, have been successfully implemented in Jhabua district, which has gone a long way in preventing land degradation and improving soil quality. तो यहाँ पर इस तरीके की जो watershed management के प्रोग्राम जो है वो सरकार द्वारा चलाए गए थे, सरकार द्वारा उनको फंड दिया गया था, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ का लैंड डिग्रेडेशन जो है वो उस पर काफी हद तक काबू पाया गया, उसको प्रिवेंट किया गया है और सॉइल क्वालिटी को यहां का क्या कर लिया गया है, इंप्रूव कर लिया गया है। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एक्नॉलेज द लिंक्स बिटवीन लैंड, वाटर एंड वेजिटेशन
and attempts to improve livelihoods of people through natural resource management and community participation। तो ये सारी चीजें तो जरूरी है, क्योंकि जब आपकी अगर लैंड की क्वालिटी सुधर गई है तो अब क्या है कि वहां पर खेती वगैरह की जा सकती है, ठीक है। उससे क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर रहे हैं, साथ ही कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन द पास्ट 5 years द प्रोग्राम्स फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अलोन हैज ट्रीटेड 20% ऑफ द टोटल एरिया अंडर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पिछले 5 सालों में कि ऐसे प्रोग्राम्स जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो भी इस तरीके के प्रोग्राम्स फंड किए गए थे, उन्होंने 20% ऑफ द टोटल एरिया जो है अंडर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट उसको क्या कर लिया है, हैज बीन ट्रीटेड, यानी कि वहां पर जो ये समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थी, इनको दूर कर लिया गया है, ठीक। द पेटलावड़ ब्लॉक ऑफ झाबुआ इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये कोई ब्लॉक है वहां का पेटलावड़, ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में लाई करता है एंड रिप्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग एंड सक्सेसफुल केस ऑफ गवर्नमेंट एनजीओ पार्टनरशिप एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मैनेजिंग वाटरशेड प्रोग्राम्स, ठीक है। यहां पर कुछ इस तरीके का हमें एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, एनजीओ होता है, उनकी पार्टनरशिप का एक बहुत ही अच्छा केस देखने को मिला है, ठीक है। द भील्स इन द पेतलावड़ ब्लॉक फॉर एग्जाम्पल through their own efforts have revitalized large parts of the common property resources, ठीक है। common property resources के बारे में हम लोग जो है अपने land resources वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं। common property resources का मतलब होता है जैसे गांव वगैरह में कुछ ऐसी जमीन है जिसको एक से ज्यादा लोग यूज करते हैं, या आप कह सकते हैं कि सभी गांव वाले उस रिसोर्सेज का, उस जमीन के जितना भी रिसोर्सेज है उसको यूज करते हैं, उसी को बोला जाता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। ईच हाउस होल्ड प्लांटेड एंड मेंटेन्ड 1 tree ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी, की कॉमन प्रॉपर्टी जो है वहां पर हर परिवार ने एक एक पेड़ उगाया है और उसका मेंटेनेंस भी किया है। दे ऑल्सो हैव प्लांटेड फॉडर ग्रास फॉर द पास्चर लैंड एंड अडॉप्टेड सोशल फेंसिंग ऑफ दीज लैंड्स फॉर एटलीस्ट 2 years, ठीक है। इस तरीके की फॉडर ग्रास वगैरह मतलब अपने जानवरों के लिए, जो अपने लाइव स्टॉक हैं, जो पशु हैं, उनके लिए फॉडर ग्रास उगाई है, मतलब उनके चारे के लिए वहां पर घास वगैरह उगाई है, और उसके लिए एक सोशल फेंसिंग की है ऑफ दीज लैंड फॉर एटलीस्ट 2 years, ठीक। सोशल फेंसिंग करने का मतलब आप कह सकते हैं कि उसको और जानवरों से, मतलब जो आसपास के जंगली जानवर होते हैं उनसे बचाने के लिए उसकी एक फेंसिंग की गई है, ठीक, यानी कि उसको उसकी तार बाड़ की गई है, उसको चारों तरफ से बचाया गया है। इवन आफ्टर दैट दे से देयर वुड बी नो ओपन ग्रेजिंग ऑन दीज लैंड्स बट स्टॉल फीडिंग ऑफ कैटल एंड दे आर दस कॉन्फिडेंट दैट द पास्चर्स दे हैव डेवलप्ड एंड वुड सस्टेन देयर कैटल इन द फ्यूचर, ठीक है। वहां पर उन्होंने ये बोला कि कोई ओपन ग्रेजिंग नहीं होगी। ओपन ग्रेजिंग नहीं होगी मतलब वो ऐसा नहीं है कि वहां पर पशुओं को छोड़ दिया जाएगा तो वो उस जगह पर ग्रेस करते रहेंगे, वहां पर स्टॉल फीडिंग की जाएगी। स्टॉल फीडिंग का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा जो चारा है वो वहां से लेके अपने पशुओं को जो है वो दिया जाएगा, और इस हिसाब से वो इस बात का उनको कॉन्फिडेंट है पूरा का पूरा कि जो भी उनके लाइव स्टॉक है, यानी कि जो भी उनके पास पॉपुलेशन है एनिमल्स वगैरह की, वो इस कॉमन प्रॉपर्टी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी ये वहां पर फॉडर ग्रास वगैरह लगाई गई है, उसके दम पर वो उनका फ्यूचर सस्टेन्ड है, सिक्योर्ड है, ठीक। An interesting aspect of this experience is that before the community embarked upon the process of management of the pasture, there was encroachment on this land by a villager from an adjoining village, ठीक है। मतलब पहले ऐसा था कि जब उन्होंने ये इसका जो कॉमन प्रॉपर्टी वाली लैंड की मैं बात कर रहा हूं, अगर जब तक उन्होंने इसका काम इस पर शुरू नहीं किया था, मतलब जब तक उन्होंने इस पर मैनेजमेंट वगैरह नहीं करना शुरू किया था, तो इस जमीन को जो है वो किसी पास के गांव वालों ने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था इसके ऊपर। द विलेजर्स कॉल्ड द तहसीलदार टू एसर्टेन द राइट्स ऑफ द कॉमन लैंड, फिर विलेजर्स जो गांव वाले थे उन्होंने तहसीलदार को बुलाया। द एंशुइंग कन्फ्लिक्ट वॉज टैकल्ड बाय द विलेजर्स बाय ऑफरिंग टू मेक द डिफॉल्टर एनक्रोचिंग ऑन द सीपीआर अ मेंबर ऑफ देयर यूजर ग्रुप एंड शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीनिंग द कॉमन लैंड्स पास्चर्स। तो उन्होंने बेसिकली क्या करा कि जिस व्यक्ति ने या जिस ग्रुप ऑफ पीपल ने वो जमीन पे कब्जा कर रखा था, उन्होंने उसको अपने एक उसका हिस्सा बना लिया, अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया, ठीक है। और उससे क्या है कि फिर अब सभी लोगों में जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो उसके बढ़ते हैं, क्योंकि वो भी अगर हिस्सा बन गया तो उसको भी जो है उसका मतलब वो ग्रुप का हिस्सा बन गया है तो उसको भी वहां से जो चीजें हैं उसका फायदा मिलेगा, और बाकी जितने भी गांव के लोग हैं उनको भी उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। सीपीआर के बारे में हम लोगों ने जो है वो चैप्टर 5 जो हमारा लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर का चैप्टर है वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो उसको जाके पढ़ सकते हैं। सीपीआर का मतलब जो यहां पर है, ये ऊपर लिखा गया है, दैट इज योर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है। यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर सिर्फ कुछ लोगों का ही हक नहीं है, बल्कि गांव में जितने भी लोग हैं वो इसके मेंटेनेंस के लिए भी काम करते हैं, और जितने भी यहां से बेनिफिट्स मिलते हैं वो सभी लोग जो है उसके बेनिफिट्स लेते हैं। दैट इज नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर इसी के साथ यहां पर कंप्लीट हुआ, और ये बुक, ये कोर्स भी इसी के साथ यहां पर कंप्लीट होती है, ठीक है।